हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल बॉन्डिंग के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जिसमें हम अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस ऑल ओवर द टॉपिक से कवर करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन में 4 स्टेटमेंट है, एमएसक्यू काइंड ऑफ क्वेश्चन है। करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है। सबसे पहले दे रखा है यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट बताना है जिनॉन के फ्लोराइड्स का, और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लेटिस पे डिपेंड करता है। किसी भी कंपाउंड के लेटिस पे डिपेंड करेगा। तो अगर हम इन तीनों का जिनॉन फ्लोराइड का लेटिस अगर स्ट्रक्चर देखें तो XeF6 जो है, इसके अगर स्ट्रक्चर की बात करी जाए तो जिनॉन के अराउंड 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, और 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू ये 6 तो सिग्मा बॉन्ड बना लेगा, 6 फ्लोरीन के साथ सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है, और एक लोन पेयर प्रेजेंट रहेगा। तो ये स्टीरियोकेमिकली, ये जो जिनॉन के फ्लोराइड्स होते हैं, इसमें अगर कंप्लीट फ्लोरीन बने हो तो ये केमिकल बॉन्डिंग का स्पेशल केस हम पढ़ते हैं, जिसमें जिनॉन के फ्लोराइड और इसमें जो एक्स्ट्रा लोन पेयर होता है वो स्टीरियोकेमिकली एक्टिव लोन पेयर की तरह बिहेव करता है। तो इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से आता है, एक तो ऑक्टाहेड्रल के अराउंड सारे के सारे फ्लोरीन्स अरेंज हो जाएंगे, ऑक्टाहेड्रल कॉर्नर के अराउंड सारे फ्लोरीन्स अरेंज हो जाएंगे, और एक जो लोन पेयर बचता है वो एक कैप की तरह प्रेजेंट हो जाता है, तो इसका स्ट्रक्चर का नेम क्या हो जाता है, ये एक्टिव लोन पेयर होने की वजह से स्टीरियोकेमिकली यहाँ पे स्ट्रक्चर जो होता है वो ऑक्टाहेड्रल थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये इसका स्ट्रक्चर निकल के आता है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर निकल के आता है। और इसमें स्ट्रक्चर जो है उतना अच्छा लेटिस नहीं बना होगा। अब बाकी के 2 लेटिस की बात करी जाए, जिनॉन का इसका टेट्राफ्लोराइड और इसका डाईफ्लोराइड, दोनों के स्ट्रक्चर देखो। अगर जिनॉन डाईफ्लोराइड देखते हैं XeF2 में 2 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे फ्लोरीन के, और बाकी के जो 6 इलेक्ट्रॉन्स बचे होंगे वो 3 लोन पेयर की तरह प्रेजेंट होंगे। तो 3 लोन पेयर होंगे, और इसका स्टीरिक नंबर निकल के आएगा 5। स्टीरिक नंबर 5 यानी कि टीबीपी ज्योमेट्री होगी और लीनियर शेप हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अगर इसका स्ट्रक्चर देखो, जिनॉन का फ्लोराइड ये लीनियर साइड में अरेंज होंगे, बाकी के जो 3 लोन पेयर होंगे वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे। लीनियर स्ट्रक्चर निकल के आता है, बिल्कुल स्टेबल स्ट्रक्चर होगा, ये डिस्टॉर्टेड नहीं होगा। ये स्ट्रक्चर जो होगा ये स्टेबल होगा, स्टेबल लीनियर स्ट्रक्चर। अब इसके बाद जिनॉन का टेट्राफ्लोराइड देखो, जिनॉन का टेट्राफ्लोराइड अगर देखते हैं तो वो भी अच्छा ही स्ट्रक्चर बनता है। XeF4 का होता है स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर बनता है स्क्वायर प्लेनर, और बाकी की जो 2 लोन पेयर्स होते हैं वो अबव और बिलो प्रेजेंट रहेंगे। स्क्वायर प्लेनर शेप रहेगा, स्क्वायर प्लेनर्स का शेप बनता है। और जो मेल्टिंग पॉइंट यहाँ ऑर्डर पूछा हुआ है, मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेटिस एनर्जी पे। अगर नेक्स्ट पेज पे हम डिस्कस करें तो मेल्टिंग पॉइंट जो है, मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेटिस एनर्जी के। और इन सभी में तीनों की लेटिस एनर्जी देख के हमें क्लियरली समझ में आ चुका है, जो जिनॉन का डाईफ्लोराइड है यानी कि XeF2 ये रिजिड स्ट्रक्चर बनता है। ये पीछे अगर हमने डिस्कस किया, ये स्ट्रक्चर जो है रिजिड है, लीनियर स्ट्रक्चर है, तो सबसे ज्यादा इसकी लेटिस एनर्जी रही होगी। तो ओवरऑल इन सभी को अगर हम अरेंज करने जाते हैं तो XeF2 सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद XeF4 होगा, और लीस्ट स्टेबल XeF6 जिसमें डिस्टॉर्टेड शेप हो गया था। और यही ऑर्डर हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट का भी, किस तरीके से निकाला हमने, एक इसको स्ट्रक्चर को देखते हुए निकाला, बिकॉज जो लेटिस पॉइंट होता है वो ओवरऑल लेटिस पे ही डिजाइन करके हम निकालते हैं। तो ऑप्शन में जो गिवन है XeF2 का सबसे ज्यादा, देन XeF4, देन XeF6, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट देखो, ऑल एंगल्स इन BRF6 आर ऑफ 90 डिग्री। BRF6 इसमें देखो वही जो, अगर हम XeF6 को अगर BRF6 से कंपेयर करें तो इसका स्ट्रक्चर देखो। नेक्स्ट पेज पे अगर हम इसको डिस्कस करें, इसमें इस केस में क्या होता है, XeF6 जो है
ये बिल्कुल इक्विवेलेंट बनाएगा BrF6 माइनस के, बिकॉज जिनॉन में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में और ब्रोमीन में 7, और माइनस चार्ज से वो इक्विवेलेंट हो जाएगा ब्रोमीन के। तो ओवरऑल इसमें जब स्ट्रक्चर आता है तो वही स्ट्रक्चर इसका ऑक्टाहेड्रल ही देखने को मिलता है, इसमें स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल ही देखने के लिए मिलता है। तो इसमें ऑप्शंस में देखो, ऑप्शंस में ऑल बॉन्ड एंगल्स इन BrF6 माइनस आर ऑफ 90 डिग्री। अब जैसे कि XeF6 में स्टीरियोकेमिकली एक्टिव लोन पेयर था, ये जो लोन पेयर इसमें फॉर्म होता है ये एक्टिव लोन पेयर होता है, एक्टिव लोन पेयर होता है, तो इसकी वजह से स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट हो जाएगा। सेम ऑल बॉन्ड एंगल BrF6 में अब 90 डिग्री नहीं रह जाएंगे, ऑक्टाहेड्रल जो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है ये डिस्टॉर्ट हो जाएगा, ये ऑक्टाहेड्रल जो है ये भी यहाँ से डिस्टॉर्टेड ही फॉर्म होगा, ये डिस्टॉर्टेड ही फॉर्म होगा, और जिसका दूसरा नाम होता है केप्ड ऑक्टाहेड्रल भी, केप्ड ऑक्टाहेड्रल भी इसका नाम होता है। तो इसके बाद क्या देखने को मिलेगा, देयरफॉर ऑल बॉन्ड एंगल्स अब नॉट इक्वल टू 90 हो जाएंगे, या तो 90 डिग्री से थोड़े ज्यादा हो जाएंगे या तो कम होंगे, एग्जैक्टली 90 डिग्री नहीं रह जाएंगे, क्योंकि उस लोन पेयर से डिस्टॉर्शन होगा तो एग्जैक्टली 90 डिग्री अब नहीं रह जाएगा स्ट्रक्चर। अब देखो इसके आगे ये सेकेंड स्टेटमेंट जो है ये तो गलत हो गया। स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन सभी में HF का हाइड्रोजन बॉन्ड जो है H2O और .Cl माइनस, अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन की बात करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है साइड एटम की, यानी कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, HF जो है इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसके कंपैरिजन में जो दिया हुआ है H2O.Cl माइनस, यानी कि Cl माइनस का हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स, इसके अराउंड भी अगर स्ट्रक्चर देखा जाएगा तो ये उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता, HF का ज्यादा होता। अगर इसके अलावा भी अगर वाटर से कंपेयर करवाते तो HF का सबसे ज्यादा, देन H2O का, और उसके बाद H2O का कॉम्प्लेक्स Cl माइनस के साथ। इस तरीके से कुछ बॉन्ड का फॉर्मेशन का ऑर्डर आता है। तो इसमें क्वेश्चन में देखो स्ट्रेंथ हाइड्रोजन बॉन्ड की HF की कम दे रखी, दैट मींस ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगा, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो रॉन्ग, ये भी गलत। अब लास्ट में है कि XeOF4 कंसिस्ट, इसमें हमें क्विंटुप्लेट्स उसमें मिलेंगे, क्विंटुप्लेट यानी कि इसमें 5 हमें एक पीक्स देखने के लिए मिलेंगे। तो XeF4 का स्ट्रक्चर देखो, XeOF4 इसका स्ट्रक्चर जब बनाते हैं तो एक तो 2 सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे यहाँ ऑक्सीजन के थ्रू, और यहाँ पे 4 बना लेंगे फ्लोरीन के थ्रू। तो अगर इसका स्ट्रक्चर, अगर स्टीरिक नंबर निकालने जाते हैं, स्टीरिक नंबर से ये डबल बॉन्ड O बन गई, 3 4 5 6 7 8, बाकी के ये फ्लोरीन बन गए और ये एक लोन पेयर रह जाएगा, ये बाकी के फ्लोरीन फॉर्म हो जाएंगे। तो इसका स्टीरिक नंबर यहाँ से 4 5 6 स्टीरिक नंबर निकल के आ जाएगा 6, यानी कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी, और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है तो सारे के सारे फ्लोरीन जो एक स्क्वायर प्लेन में प्रेजेंट हो जाएंगे और एक डबल बॉन्ड O अबव द प्लेन और लोन पेयर नीचे की तरफ। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर निकल के आ जाएगा स्क्वायर पिरामिडल, इसका स्क्वायर पिरामिडल शेप होगा, और इसमें क्विंटुप्लेट जिनॉन के अराउंड, तो जिनॉन के पर्टिकुलरली अगर देखो जिनॉन के अराउंड इसके अराउंड है 4 इक्विवेलेंट फ्लोरीन, और इसमें I की वैल्यू जो होती है, I की वैल्यू फ्लोरीन के लिए होती है 1/2। तो ओवरऑल n+1 से ही यहाँ आंसर आ जाएगा। तो 4+1 के हिसाब से देखोगे तो 5 यानी कि क्विंटेड दिया हुआ है, बिल्कुल ठीक ही दिया हुआ है। 5 यहाँ पे ओवरऑल मल्टीप्लिसिटी देखने के लिए मिलेगी। तो ये जो लास्ट स्टेटमेंट है 4th वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो ओवरऑल करेक्ट स्टेटमेंट्स अमंग द फॉलोइंग कितने होंगे? करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएंगे फर्स्ट वाला है और फोर्थ वाला, फर्स्ट वाला और फोर्थ वाला ही करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शंस में देखोगे तो वो आपको कहीं पर भी देखने के लिए नहीं मिलेंगे। अगर एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है दैट मीन्स थर्ड वाला तो सही हो नहीं सकता। तो इसने एक तरीके से जो BrF6 है इसको परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल मान के किया है। अगर एग्जामिनेशन में आपको टिक करने को आ जाए, ऑप्शन ना मिले, तब तो फिर आप इसको सही ही करके आओगे। लेकिन ये स्टीरियोकेमिकली एक्टिव लोन पेयर होने की वजह से डिस्टॉर्टेड हो जाता है ओवरऑल शेप। तो इसमें से वैसे तो एग्जैक्टली करेक्ट देखोगे तो फर्स्ट और फोर्थ ही निकल के आएंगे, लेकिन अगर टिक करना है तो फर्स्ट, सेकंड और
फोर्थ वाला, ये फर्स्ट सेकंड और फोर्थ वाला, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो ए ऑप्शन हो जाएगा। अदरवाइज एग्जैक्टली करेक्ट देखेंगे तो फर्स्ट एंड फोर्थ ही करेक्ट आएंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, इसमें पूछा है अरेंज द फॉलोइंग लिगेंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इक्विलिब्रियम एल्यूमिनियम का किसी एल्किल ग्रुप के साथ डाइमर से उसका एक हम मोनोमर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इसमें ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर देखो, इसमें स्ट्रक्चर देखते हैं AlR6 का। अगर Al2R6 का स्ट्रक्चर देखते हैं Al2R6, तो इसमें दो एल्यूमिनियम के बीच में ये R बॉन्ड फॉर्म हो रखा होता है और साथ में दो साइड से R ग्रुप, तो ये डाइमर का फॉर्मेशन होगा। और इसको बोला है कि इसका इक्विलिब्रियम फॉर्म किया हुआ है जिसमें दो AlR3 का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये इक्विलिब्रियम का रेट क्या होगा, यही पूछा हुआ है। इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा हुआ है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग, यानी कि इसमें जो अगर रेट है, इस इक्विलिब्रियम का जो रेट है उसका ऑर्डर किस में फास्ट होगा, यानी कि मोनोमर फॉर्मेशन किस में फास्ट होगा। तो ये जो हमने यहां से ये एक्स्ट्रा स्लाइड को पहले डिलीट करते हैं। हाँ, तो हमने यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम ड्रॉ किया ये कन्वर्ट होगा अपने मोनोमर में। ये डाइमर है, स्टार्टिंग में जो हमने ड्रॉ किया है दिस इज द डाइमर, और डाइमर से मोनोमर बन रहा है, डाइमर से मोनोमर बन रहा है। और डाइमर से मोनोमर का फॉर्मेशन कब फास्ट होगा, ये मोनोमर का फॉर्मेशन तब फास्ट होगा जब ये आर ग्रुप जो है, ये जो एल्काइल ग्रुप है, अगर ये बल्की होता है, जितना ज्यादा बल्की होगा मोनोमर का फॉर्मेशन उतना ही ज्यादा फास्ट होगा और उतना ही फास्ट रेट कांस्टेंट निकल के आएगा। तो इसमें हम लिख सकते हैं हायर द बल्कीनेस, हायर द बल्कीनेस, higher the bulkiness of R group, higher the rate of formation of monomer, rate of formation of monomer। तो अगर इन तीनों में से हम बल्कीनेस देखें, तो हम यहां क्वेश्चन में अगर बात करते हैं तो बल्कीनेस का ऑर्डर अगर देखने जाते हैं, बल्कीनेस किसकी ज्यादा है, इन सभी ग्रुप्स में देखोगे ये मिथाइल ग्रुप यानी कि सिंपल CH3 ग्रुप इस तरीके से अटैच होगा, फिनाइल ग्रुप यानी कि सीधी एक बेंजीन रिंग है किसी सब्स्टिट्यूएंट से अटैच है, और इस ग्रुप में दो मिथाइल हैं। तो ओवरऑल अगर इस साइड से देखने जाते हैं तो इसमें CH2 और CH और इसके साथ लगे हुए हैं दो मिथाइल ग्रुप्स, इस तरीके से ये थर्ड ग्रुप है। और लास्ट केस में जो मेसिटिल ग्रुप है, इसको अगर ओपन करके लिखो, मेसिटिल ग्रुप होता है बेंजीन रिंग है, और इस बेंजीन रिंग से यहां पे कोई सब्स्टिट्यूएंट है, ये जो ग्रुप हमने लगा रखा है यहां से ये सब्स्टिट्यूएंट अटैच है और इसके साइड से CH3 है और इस साइड हाइड्रोजन, देन नेक्स्ट में फिर से CH3, फिर से हाइड्रोजन और ये रहा CH3। तो ये कहलाता है मेसिटिल ग्रुप। अब इन सभी में से आप क्लियरली ओपन स्ट्रक्चर में आप पहचान सकते हो कि कौन सा सबसे ज्यादा बल्कि है। बल्कीनेस क्लियरली मेसिटिल ग्रुप की हाईएस्ट है, फिनाइल रिंग के पास ऊपर से 3 CH3 भी है। तो इसके हिसाब से अगर हम बल्कीनेस का ऑर्डर देखने गए तो मेसिटिल ग्रुप की बल्कीनेस हाईएस्ट थी, उसके बाद ये जो Me2, इसके बाद Me2CH और इससे अटैच CH2 ग्रुप की बल्कीनेस उससे भी ज्यादा थी, और लास्ट उसके बाद फिनाइल ग्रुप और देन मिथाइल ग्रुप, फिर फिनाइल ग्रुप और देन मिथाइल ग्रुप। ये था बल्कीनेस का ऑर्डर, और जितना ज्यादा बल्कीनेस का ऑर्डर रहेगा उसका मोनोमर फॉर्मेशन उतना ही ज्यादा फास्ट होगा। तो रेट ऑफ मोनोमर फॉर्मेशन, रेट कांस्टेंट फॉर मोनोमर फॉर्मेशन, रेट कांस्टेंट फॉर मोनोमर फॉर्मेशन क्या निकल के आएगा, इसके रेट हो जाएगा जो ही हमने बल्कीनेस का ऑर्डर लिखा है एग्जैक्टली सेम, यानी कि D वाला सबसे ज्यादा, देन फिर C वाला, देन C वाला, फिर B वाला और फिर A वाला। ये ऑर्डर निकल के आ जाएगा DCBA। ऑप्शन में देखोगे DCBA, इसके हिसाब से DCBA हाईएस्ट ऑर्डर देखो, D इसमें
बी ग्रुप आ रहा है, एक सेकेंड, तो यस यस यहाँ पे फिनाइल ग्रुप में इसमें देखोगे 1 2 3 4 4 ही कार्बन है, तो इसके हिसाब से यस, तो बल्कीनेस का ऑर्डर, एक सेकेंड यहाँ पे बल्कीनेस का ऑर्डर पलट लो, बल्कीनेस का ऑर्डर पलट लो, क्योंकि फिनाइल ग्रुप जो है वो ज्यादा कार्बन रख रहे हैं, उसमें ज्यादा कार्बन है, तो फिनाइल रिंग ज्यादा बल्कि होगी, उसके बाद आ जाएगी ये जो CH2CH में हमने 2 मिथाइल ग्रुप लगा रखे हैं और लास्ट में हो जाएगी CH3। दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ बल्कीनेस, बिकॉज फिनाइल ग्रुप को हमारे पास देख सकते हो उसमें 6 कार्बन एटम्स होते हैं, तो ऑर्डर ऑफ यहाँ पे निकल के आ जाएगा सबसे ज्यादा ऑर्डर होगा डी का, डी के बाद फिनाइल ग्रुप यानी कि बी, फिर हो जाएगा ऑर्डर सी और लास्ट में ए, तो DBAC DBCA ऑर्डर होगा, तो DBCA के अकॉर्डिंग सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें होमोलूमो की एनर्जी, होमोलूमो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑब्जर्व्ड कलर इन चेलकोजेंस, चेलकोजेंस यानी कि ऑक्सीजन फैमिली की बात कर रहा है, ग्रुप नंबर 16 की यहाँ पे बात हो रही है कि उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होमोलूमो में होते हैं, कौन से होमोलूमो की ट्रांजिशंस होते हैं, तो उसके हिसाब से बहुत ही सिंपल सा है, हमें बस उनका एमओ डायग्राम देखना है, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चेलकोजेंस से अभी तक नहीं पूछा है, तो इसको हम चेलकोजेंस नाम से कई बार बच्चों को नहीं समझ में आता, तो चेलकोजेंस क्या होते हैं, चेलकोजेंस मतलब कि ग्रुप नंबर 16 की बात हो रही है, ग्रुप नंबर 16 की बात हो रही है, ऑक्सीजन फैमिली की बात हो रही है, ऑक्सीजन फैमिली की बात हो रही है, और ऑक्सीजन फैमिली से जब स्टार्ट होते हैं तो इसमें sp मिक्सिंग नहीं हो पाती, और जहां sp मिक्सिंग नहीं हो पाती है उसमें MO के जो हमारे पास ऑर्बिटल्स निकल के आते हैं वो पाई स्टार वाले हायर एनर्जी के, सिग्मा लोअर एनर्जी का हो जाएगा। तो इसमें अगर देखो तो जनरल अगर हम इसमें ड्रॉ करते हैं, जनरल अगर ड्रॉ करते हैं, एमओ डायग्राम देख लेते हैं इसका, एमओ डायग्राम, तो इसमें हमें वैलेंस शेल का ही देखना है क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है, वैलेंस शेल का ही देख लेंगे। तो लेट अस सपोज अगर हम बात कर लेते हैं ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन O2S2, मतलब इसमें उसकी डाइमर की ही बात हो रही है, O2S2, ऑक्सीजन सल्फर सिलूरियम टेलूरियम पोलोनियम, इसी हिसाब से ही बात हो रही होगी। तो अब ओवरऑल इसमें स्ट्रक्चर में देखो, लेट अस सपोज हम सल्फर की अगर बात कर लें, सल्फर की अगर बात कर लें तो यानी कि 3p शेल होगी, 3p यहाँ पे भी शेल होगी, और उसमें इलेक्ट्रॉन्स 4 फिल हो रहे होंगे, दोनों ही जगह पे 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे होंगे। और लास्ट में देखो इसमें जब ड्रॉ करते हैं तो पाई स्टार हायर एनर्जी पे आता है, सिग्मा लोअर एनर्जी पे हो जाता है, और इसी का एंटी बॉन्डिंग में तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो इसके हिसाब से ये 3p और ये सिग्मा 3p है, और ये पाई 3p और ये पाई 3p, और इसमें अगर सिग्मा बॉन्ड z के थ्रू है तो ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा x, और इसी हिसाब से ये पाई स्टार हो गए, ये पाई स्टार हो गए, और ये सिग्मा स्टार बन जाएंगे इसी के रिस्पेक्ट वाले। अब इसमें इसकी फिलिंग कर देंगे जब इलेक्ट्रॉन्स की, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होनी है, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए और ये 7 और ये 8। अब इसमें अगर बात करी जाए होमोलूमो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑब्जर्व्ड कलर इन चेलकोजेन मॉलिक्यूल्स, तो इसमें जब कलर का ऑब्जर्व करते हैं, कलर इसमें जब ऑब्जर्व करते हैं तो कलर के लिए कलर ट्रांजिशन इसमें लिखा है होमो टू लूमो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। होमो तो इसका पाई स्टार है, लूमो इसका सिग्मा स्टार है, तो आंसर होना चाहिए पाई स्टार से सिग्मा स्टार, लेकिन इसका जो एक्चुअल आंसर निकल के आता है वो होता है पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल है, इसी वजह से एग्जामिनेशन में इसमें गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। एक्सपेरिमेंटल है कि इसमें पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन जो है, दीज आर responsible for color, these are responsible for color। अब देख के तो इसमें यही लगता है कि पाई स्टार से सिग्मा स्टार होना चाहिए, इसीलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन इसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्वेश्चन में एमओ थ्योरी के अकॉर्डिंग तो दिखता है, लेकिन एग्जैक्टली जो इसका आंसर आता है वो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन ही इसका करेक्ट आंसर होता है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क कर लो क्योंकि ये डिफरेंट है थोड़ा, और इसमें रेगुलर ट्रेंड से आंसर नहीं देखने को मिलता है। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे जनरल रिएक्शन है S2Cl2 NH4Cl की साथ रिएक्शन करवा के, ये ओवरऑल 4 स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से अब ओवरऑल कितने स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही है ये हमें बताना है, ओवरऑल करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं।
तो इसमें से देखो फर्स्ट रिएक्शन, ये पूरी की पूरी रिएक्शन पे बेस्ड है और इससे रिलेटेड हमने कुछ मेन ग्रुप में भी करी थी। अब यहाँ पे ये क्यों इंपॉर्टेंट आ जाएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा सल्फर नाइट्रोजन के बारे में रिएक्शंस वाला पार्ट डिस्कस हो रहा है। S2Cl2 इसकी रिएक्शन अगर NH4Cl यानी कि ये अमोनियम क्लोराइड है, रिड्यूसिंग एजेंट है और इसकी रिएक्शन करवाने पे फॉर्म होता है S4N4। S4N4 का हम पहले भी बारे में काफी स्ट्रक्चर्स डिस्कस कर चुके हैं और इसका क्रेडल शेप का स्ट्रक्चर होता है और इसमें बॉन्ड एंगल्स भी काफी डिफर करते हैं। तो ये S4N4 जो है ये A का फॉर्मेशन होगा। अब A बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा अगर इसी की रिएक्शन पोटेशियम या फिर NaN3 के साथ करवाई जाती है, तब फिर S3N3- का फॉर्मेशन होता है। S3N3- का फॉर्मेशन होता है और ये बनता है हमारे पास बी प्रोडक्ट। और इसके साथ अगर सिल्वर वूल की ए की रिएक्शन अगर सिल्वर वूल के साथ करवा दो, सिल्वर वूल के साथ अगर 450 केल्विन यानी कि हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन करवाने पे पॉलीमर का फॉर्मेशन हो जाता है SNX। ये पॉलीमर का फॉर्मेशन हो जाएगा और यही बन गया सी प्रोडक्ट। ये सारी की सारी रिएक्शन बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल है और इसमें आपको ये लर्न नहीं करनी होती है इक्वेशन, इसीलिए थोड़ा सा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब इन सभी में से पूछा हुआ है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा, ए में S4N4 और बी में S3N3- और सी में SNX। तो इस हिसाब से ये फर्स्ट में सारे के सारे करेक्ट दिए हुए हैं, नेक्स्ट में Cl3 ऐड करवा दिया जो कि नहीं होगा, सेकेंड ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब बी के बारे में बोला इट इज एरोमेटिक इन नेचर एंड हैज 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ओवरऑल अगर ये बी का स्ट्रक्चर देखते हैं, बी यानी कि S3N3-, इसका स्ट्रक्चर हम ऐसे ड्रॉ तो कर सकते हैं, ड्रॉ करने से लेकिन इसका एग्जैक्टली आता नहीं है। एक्सपेरिमेंटली यहाँ पे इसमें रिसर्च पेपर्स में इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्क्रिप्शंस है जिसके अकॉर्डिंग यस इसका स्ट्रक्चर एरोमेटिक होता है, क्योंकि इसमें एरोमेटिक होता है क्योंकि इसमें सल्फर नाइट्रोजन अल्टरनेटिव जैसे बोराजीन होता है सेम उसी तरीके से अल्टरनेटिव पोजीशन पे सल्फर नाइट्रोजन प्रेजेंट होंगे। इसमें क्या होगा, अल्टरनेट सल्फर एंड नाइट्रोजन इस तरीके से बॉन्ड बना रहे होंगे और देखने से तो लगता है कि 6 बॉन्ड उनके हो गए और एक माइनस है यानी कि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसमें एक्सपेरिमेंटली 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स पाए गए और 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है यानी कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हक्केल्स रूल को फॉलो कर रहा है और हक्केल्स रूल को फॉलो कर रहा है, दैट मींस दिस इज एन एरोमेटिक कंपाउंड, दिस इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये ऑप्शन जो है 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स इज द राइट आंसर। और SNX हैज वन डायमेंशनल स्ट्रक्चर, यस बिल्कुल SNX का वन डायमेंशन का ही स्ट्रक्चर होता है। किस तरीके से दिखता है SNX का स्ट्रक्चर, SNX का स्ट्रक्चर वन डायमेंशन ही होता है, 1D स्ट्रक्चर ही होता है और सल्फर नाइट्रोजन फिर से सल्फर नाइट्रोजन इस तरीके से एक ही प्लेन में चलता जाता है और इसके बीच में सल्फर नाइट्रोजन के बीच में अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते जाते हैं। ये स्ट्रक्चर एंड सो ऑन कंटिन्यूड रहता है, ये SNX का स्ट्रक्चर होता है। और एक और इसकी खास बात देखो, ये सुपर कंडक्टर तो नहीं, ये वेरी गुड कंडक्टर होता है, वेरी गुड कंडक्टर, इट इज अ वेरी गुड कंडक्टर। कहीं पे भी SNX दिख जाए और कंडक्टिविटी की बात पूछी हो तो ये हाईएस्ट कंडक्टर होगा, इससे ज्यादा कंडक्टिविटी उन ऑप्शंस में कोई नहीं दिखाएगा। तो ये लास्ट ऑप्शन जो दिया हुआ है दिस इज ऑल्सो राइट, दिस इज ऑल्सो राइट। तो इसमें देखो फर्स्ट सही है, थर्ड सही है, फोर्थ सही है, 1, 3, 4 आर करेक्ट। ये लास्ट डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। इसमें हम जितने भी मोस्ट एक्सपेक्टेड में क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं रेगुलर ट्रेंड से थोड़ा सा हटके हैं, इसलिए यहाँ पे स्पेशली सेशन में प्रेजेंट किए गए हैं। तो आप इसको अगर क्वेश्चन से देख के ये लग रहा है कि इसमें तो सारे एक्सपेरिमेंटल हैं, तो उतना घबराने की बात नहीं है। ऐसा डायरेक्टली एग्जाम में आने के इस बार नेट में क्या हो रखा है कि थोड़े से इस तरीके के क्वेश्चंस पूछता है वो एग्जामिनर जो कि रेगुलर ट्रेंड से हटके होते हैं। और जो अभी एग्जामिनेशन में आप क्वेश्चन देखने वाले हो जुलाई वाला एग्जाम, और जुलाई वाले सेशन में तो उसका काम ही है थोड़ा सा ज्यादा टफ पूछना, इसलिए हम थोड़े से हाई लेवल की भी चर्चा करेंगे। और बाकी हमने मोस्टली तो ब्रह्मोस सीरीज में डिस्कस कर ही लिए। अगर वो सीरीज आपने देख ली तो समझ लो आपका इसमें तो काम बन ही जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, इसमें प्रोपीन में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के हिसाब से आपको नोडल प्लेन बताने हैं कि एंटी बॉन्डिंग में कितने नोडल प्लेन्स होंगे, एंटी बॉन्डिंग में कितने नोडल प्लेन्स होंगे। तो ये तो बहुत सिंपल है और लेकिन इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रोपीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है और जब इसकी नोडल प्लेन्स देखते हो तो नोडल प्लेन्स इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ड्रॉ करेंगे जब ये ग्राउंड स्टेट का हो गया। इसी के बाद अगला इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है यानी कि 3 हमारे पास, उससे एक एक्स्ट्रा में
ये हम ऑर्बिटल्स को ड्रॉ करेंगे। अब इसमें से सबसे पहले में क्या होगा, सबसे पहले में नोड n यानी कि 0, सबसे पहले नोड 0 होते हैं, उसके बाद एक एक करके नोड बढ़ते जाते हैं, उसके बाद एक एक करके नोड बढ़ते जाते हैं, और n हमने यहाँ पे लिखा है दैट इज नोड, ये n यानी कि नोड। अब इसके हिसाब से देखो, अगर हम बॉन्डिंग बनाए, सबसे पहले वाले में ऑल बॉन्डिंग होते हैं, अगले वाले में अब एक एंटी बॉन्डिंग आ जाएगा, तो प्लस प्लस माइनस, तो प्लस प्लस माइनस यानी कि ये तो बॉन्डिंग हो गए, अगला वाला एंटी बॉन्डिंग होगा। यहाँ पे तो दोनों ही बॉन्डिंग हो गए। इस केस में क्या हुआ, दोनों बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। नेक्स्ट वाले केस में एक BMO है और एक ABMO है, यानी कि एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो इसका सम अप निकल के क्या आएगा कि ओवरऑल एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग, तो ओवरऑल यहाँ नॉन बॉन्डिंग पेयर बनता है। तो इसमें हमें नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखने के लिए मिलता है, और इसमें हमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखने के लिए मिलता है। लास्ट वाले केस में अब एक और नोडल प्लेन बढ़ चुका है, दैट मींस प्लस माइनस प्लस। तो उसमें अगर हम एंटी बॉन्डिंग को दूसरे कलर से रिप्रेजेंट करना चाहें, तो ये देखो, ये एंटी बॉन्डिंग है, ये भी एंटी, एक सेकेंड, ये वाला पॉजिटिव का साइन आएगा तो ये एंटी बॉन्डिंग हो जाएगा। सेम इसी तरीके से ये भी एंटी बॉन्डिंग, ये है ABMO और ये है ABMO और ये है ABMO, और बॉन्डिंग हमने रेड कलर से सिग्निफाई किया था, दिस इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दिस इज बॉन्डिंग, दिस इज ऑल्सो बॉन्डिंग वाला। तो ओवरऑल हमें पूछा गया था कि नोडल प्लेन्स इन द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सबसे नीचे वाला बॉन्डिंग था, उसके बाद नॉन बॉन्डिंग था, लास्ट वाले में दो एंटी बॉन्डिंग है, दैट मींस लास्ट वाला एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का ही फॉर्मेशन करेगा, जिसके लिए दो ABMOs आर रेस्पॉन्सिबल, दो ABMOs आर रेस्पॉन्सिबल। तो अब ABMO में अगर इसमें पूछा जाए, और इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग तो हमने अभी देखी ही नहीं, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग 3 ऑर्बिटल्स में, इसमें सिर्फ 2 ही पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, सिर्फ 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो अगर हीट है, हीट के प्रेजेंस में है तो इसमें एक ही में सारे फिल हो जाएंगे, और अगर लाइट है और यानी कि H न्यू दिया हुआ है, उस केस में एक्साइटेशन हो जाता है और ये एक एक इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से यहाँ, लेकिन उसका काम नहीं है। सिंपल इतना पूछा हुआ था कि नोडल प्लेन्स कितने होंगे एंटी बॉन्डिंग में, नोडल प्लेन्स कितने हैं, ये ABMO में 2 नोडल प्लेन्स हैं, ABMO में 2 नोडल प्लेन्स हैं, तो आंसर हो जाएगा सिंपली 2, आंसर सिंपली हो जाएगा 2। अगला देखो, नेक्स्ट में है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट, इन सभी में से कितने स्टेटमेंट्स सही हैं। और इनमें देखो फर्स्ट में है कि PCl3F2 में सारे एक्सियल बॉन्ड्स लंबे होते हैं इक्वेटोरियल से। अब PCl3F2 का स्ट्रक्चर पहले देखते हैं कि किस तरीके से फॉर्म होगा। PCl3F2, इसमें फॉस्फोरस में नाइट्रोजन फैमिली का है तो 5 वैलेंस के इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, दैट मींस 5 यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनेंगे 3 क्लोरीन से 2 फ्लोरीन से, यानी कि स्टीरिक नंबर रहने वाला है 5, स्टीरिक नंबर रहेगा 5, तो ज्योमेट्री बन जाएगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब इसमें हम एक्सियल इक्वेटोरियल अगर बॉन्ड्स को ड्रॉ करें तो फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और बेंड्स रूल के अकॉर्डिंग इट विल ऑक्यूपाई द एक्सियल साइड्स, तो ये फ्लोरीन ने एक्सियल साइड्स को ऑक्यूपाई कर लिया और ये क्लोरीन आएगा इक्वेटोरियल साइड पे। जनरली क्या होता है कि एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन द इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, लेकिन साइज क्लोरीन का होता है बहुत ज्यादा, साइज जो है इसमें अगर बात करें हम साइज की तो क्लोरीन का काफी ज्यादा साइज होता है एज कंपेयर टू फ्लोरीन। जैसे कि मान लो अगर ये बहुत लार्ज साइज का क्लोरीन है तो ये बहुत छोटे से साइज का होता है फ्लोरीन। तो अब ओवरऑल साइज के फैक्टर की वजह से क्या होगा कि जो क्लोरीन के बॉन्ड्स लगे होंगे ये ज्यादा लंबे निकल के आएंगे और इसके लार्ज बल्कीनेस की वजह से फास्फोरस के साथ बॉन्ड हो जाएगा लंबा, साइज बड़े होने की वजह से बॉन्ड हो जाएगा लंबा, लेकिन इन जनरल एक्सियल बॉन्ड्स लंबे होते हैं, लेकिन क्लोरीन का साइज के फैक्टर आने की वजह से इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में इक्वेटोरियल बॉन्ड्स लंबे हो जाते हैं। और इसी में ही रीजन लिख लो, इसकी साइज के रीजन की वजह से इक्वेटोरियल जिस साइड पे क्लोरीन लगा है बॉन्ड्स आर लॉन्गर।
क्यों? क्योंकि साइज इसका बहुत ज्यादा, फ्लोरीन छोटे साइज के हैं, फ्लोरीन छोटे साइज के हैं, तो इसको अगर रिप्रेजेंट करना चाहेंगे सही से तो ये अगर हमने फ्लोरीन को ऐड किया है तो फ्लोरीन छोटे से साइज के हैं, तो ये क्या होगा, इसकी वजह से बॉन्ड जो है वो छोटे हो जाएंगे, ये बॉन्ड्स छोटे देखने के लिए मिलेंगे। तो परफेक्टली इसका स्ट्रक्चर देखो अगर, तो ये फ्लोरीन और इसके छोटे से ये बॉन्ड्स बने होंगे, तो इसी केस में ऐसा होता है। लेकिन इन जनरल एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में ये बात सही नहीं है। इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के लिए एक्सियल बॉन्ड जो है वो छोटे हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड से, तो ये स्टेटमेंट हो गई गलत। इसके बाद P2F4 का साइज, इसका बॉन्ड एंगल कंपेयर करवाया है P2F4 में और P2H4 में। इसमें देखो अगर इसको सेकंड, ये हम बी ऑप्शन की चर्चा कर रहे हैं, P2H4 एंड P2F4 स्ट्रक्चर PP बॉन्ड और साथ में दो फ्लोरीन, ये दो फ्लोरीन, सेम यहाँ फ्लोरीन को चेंज कर देंगे हाइड्रोजन से, सेम स्ट्रक्चर ही होगा P2H4 का भी। अब वही केस लगाना है कि जो फ्लोरीन है, ये हमने ब्रह्मोस सीरीज में भी काफी इसकी बात करी है, जिसके अकॉर्डिंग फ्लोरीन जो है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक तरीके से कह लो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ही है पूरी सीरीज का, हाइड्रोजन से तो इसका कंपैरिजन स्टैंड ही नहीं करता। तो अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट करता क्या है, ये अपने पर्टिकुलर बॉन्ड को लॉन्गर करेगा, ये अपने पर्टिकुलर बॉन्ड को लॉन्गर करेगा और इस बॉन्ड से अगला जो बॉन्ड लग रहा होगा जिसमें फ्लोरीन नहीं, अब ये तो फ्लोरीन ही है, ये भी अपने बॉन्ड को लंबा ही करेगा जैसे ये वाला फ्लोरीन इफेक्ट लगा रहा है। तो इसके जो जस्ट बगल वाले जो भी बॉन्ड्स होते हैं उस पर्टिकुलर एटम से अटैच होते हैं, इस पर्टिकुलर बॉन्ड में क्या देखने के लिए मिलेगा, ये अपने बॉन्ड को लंबा करेगा और इस बॉन्ड को शॉर्ट करेगा, इस बॉन्ड को शॉर्ट करेगा। लेकिन हमें बॉन्ड लेंथ की बात तो नहीं करी, बॉन्ड एंगल की। अब ये जो अगर हम इसमें एंगल देखें, अगर इसमें हम एंगल देखें, ये हम थीटा एंगल कंसिडर कर लेते हैं, ये हम थीटा एंगल कंसिडर कर लेते हैं। तो अगर ये बॉन्ड्स लॉन्ग हो चुके हैं, दैट मीन्स उन बॉन्ड्स पे परसेंटेज एस कैरेक्टर घट चुका है। बॉन्ड्स अगर लॉन्ग हो चुके हैं, दैट मीन्स परसेंटेज एस इन बॉन्ड्स डिक्रीज हो चुका है। और बॉन्ड एंगल देखो, बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज एस के, और परसेंटेज एस घट चुका है, दैट मीन्स थीटा जो है ये डिक्रीज हो चुका होगा। तो यहाँ थीटा की वैल्यू कम होगी जहां P2F4 मॉलिक्यूल होगा। तो बॉन्ड एंगल का कंपैरिजन अगर करवाया जाएगा इन दोनों में, तो ये जो P2F4 वाला मॉलिक्यूल है इसमें थीटा एंगल डिक्रीज हो गया दो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स की वजह से। तो बॉन्ड एंगल कंपैरिजन में P2H6 का हायर निकल के आएगा। और इसमें देखो P2H6 हायर ही दे रखा है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, TeBr6 हैज परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अब इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं नेक्स्ट पेज में। TeBr6 2-, ये है टेलुरियम, टेलुरियम है ऑक्सीजन फैमिली का, ये है ऑक्सीजन फैमिली का, ऑक्सीजन फैमिली का है। और ये जिनोन के पहले आता है, जो जिनोन जिस ग्रुप में जिस पीरियड में लाई करता है उसी ग्रुप में टेलुरियम भी लाई करता है। तो टेलुरियम में अगर 2- चार्ज है, दैट इज इक्विवेलेंट टू जिनोन, ये इक्विवेलेंट होगा जिनोन के। अब यानी कि टेलुरियम के अराउंड 8 इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें ब्रोमीन लगा है, इस पर्टिकुलर केस में ब्रोमीन लगा है, इसमें अगर देखो Br6, अब ब्रोमीन लगा है। ये हमने XeF6 का जो केस देखा था उसमें लोन पेयर जो था वो स्टीरिकली एक्टिव था क्योंकि उसमें फ्लोरीन लगा हुआ था, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में ब्रोमीन लगा है, इधर पे ब्रोमीन लगा है। तो अगर इसमें हम शेप बनाने जाएंगे तो अगर स्टीरिक नंबर देखोगे तो ये हमने 6 ब्रोमीन तो लगा दी और एक लोन पेयर होगा। अब इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा कि ये जो लोन पेयर होगा, फ्लोरीन नहीं है यहाँ पे, तो ये लोन पेयर होगा स्टीरिकली इनएक्टिव लोन पेयर। दिस लोन पेयर विल बी स्टीरिकली इनएक्टिव, ये लोन पेयर होगा स्टीरिकली इनएक्टिव लोन पेयर होगा। तो जो भी सिग्मा बॉन्ड्स आपस में ज्योमेट्री बनाएंगे उसमें कोई डिस्टॉर्शन नहीं आएगा, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री निकल के आएगी। टेलुरियम के अलाउंड ये जो सिग्मा बॉन्ड्स ब्रोमीन के परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल शेप बनाएंगे, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल शेप बनाएंगे। और इसमें जो लोन पेयर है, ये जो एक्स्ट्रा लोन पेयर प्रेजेंट है, ये स्टीरिकली इनएक्टिव है,
दिस इज स्टीरिकली इनएक्टिव। तो ओवरऑल जो इसका शेप होगा, इस मॉलिक्यूल का जो शेप होगा, दैट विल बी परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल। और जहां जहां पे भी ये लोन पेयर स्टीरिकली एक्टिव होगा, स्टीरिकली एक्टिव वाले सिर्फ वो वाले केस होंगे जहां पे सेंटर एटम जो है जिनोन के अराउंड यूरोन के सिमिलर होगा और साइड एटम फ्लोरीन लगा होगा। साइड एटम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव और स्मॉल साइज जो कि सिर्फ फ्लोरीन होता है, तो उस केस में ही सिर्फ स्टीरिकली एक्टिव लोन पेयर होगा, जो कि हमने पहले क्वेश्चन में ही देखा था। और बाकी सारे केसेस में अगर ब्रोमीन तो उसके बाद क्लोरीन के भी बाद आता है, तो लार्ज साइज का है और उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी नहीं है, तो ये पर्टिकुलर केस में स्टीरिकली इनएक्टिव लोन पेयर होगा, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल शेप निकल के आएगा। ऑप्शन में देखो इट इज परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ज्योमेट्री भी होगी, शेप भी होगा, बिल्कुल करेक्ट है ये, बिल्कुल करेक्ट है ये, सी ऑप्शन भी। इसके बाद PCl6 माइनस हैज डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। PCl6 माइनस का केस देखो, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। PCl6 माइनस, अब फॉस्फोरस तो है नाइट्रोजन फैमिली का, दैट मींस इसमें है 5 इलेक्ट्रॉन्स और एक नेगेटिव चार्ज से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो 6 क्लोरीन से ये परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बना लेगा, क्योंकि कोई एक्स्ट्रा लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है इसके पास। ये माइनस चार्ज इसका परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल शेप बनेगा, ना कि डिस्टॉर्टेड, ना कि डिस्टॉर्टेड। और ये TeBr6 का जो हमने शेप बनाया, इसमें ओवरऑल 2 माइनस चार्ज है, ये ध्यान रखना, इसमें ओवरऑल 2 माइनस चार्ज है, उसी की वजह से 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये जो इसमें डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, ये गलत होगा क्योंकि इसकी परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल होती है। तो ओवरऑल B एंड C ऑप्शन आर करेक्ट, इसमें से B एंड C यही दोनों बस करेक्ट होंगे, यही दोनों बस करेक्ट होंगे। अगले में मूव करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला है अब होमोलूमो बेरिलियम हाइड्राइड का। बेरिलियम हाइड्राइड इसमें काफी इंपॉर्टेंट है इसका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, होमो से। अब इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम करते हैं डिस्कस, इसका एमओ डायग्राम डिस्कस करते हैं। इसको हम बनाना थोड़ा सा सिंपल तरीके से सीखेंगे। तो बेरिलियम और हाइड्रोजन इन दोनों के ही डिस्कस करने हैं, तो इस साइड हम ले लेते हैं बेरिलियम का, दूसरे साइड हम H2 का। इसमें LGOs हमें लेने पड़ते हैं, LGOs हमें लेने पड़ते हैं। बेरिलियम जो है ये है सेकंड पीरियड, इसमें आके इलेक्ट्रॉन्स एंड हो जाते हैं, तो लास्ट स्टार्ट होता है इसका 1s से, फिर इसके बाद ये 2s, और इसके बाद अगर जो एम्प्टी देखो तो ये जो पाई वाला बचता है, पाई वाला बचता है, ये सिग्मा बॉन्ड बनता है जिसमें और 2 पाई बॉन्ड्स भी रहते हैं। अब ये 2 पाई बॉन्ड्स रहते हैं, जो हमने सिग्मा बॉन्ड्स बनाए, सिग्मा बॉन्ड्स जो बनाए, ये बनता है सिग्मा, जो 1s है ये सिग्मा 1s जी रेड वाला होता है, अगला 2s भी जी रेड वाला ही होता है, लेकिन इसके बाद ये सारे के सारे अनजीरेड ज्योमेट्री के ही बनते हैं। H2 वाले केस में हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे तो 1s मॉलिक्यूल की कंबाइन होकर इसमें एक हमें सिग्मा जीरेड मिलती है जो बॉन्डिंग वाला होता है, और एक सिग्मा अनजीरेड मिलता है, एक सिग्मा अनजीरेड मिलता है जो कि इसकी एनर्जी सिमिलर होगी। यहाँ पे इसमें एक सिग्मा जीरेड होगा और एक सिग्मा अनजीरेड होगा, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब सिग्मा जो 1s है ये तो एनर्जी में बहुत ही ज्यादा कम है, ये एनर्जी में बहुत ही ज्यादा कम है, तो ये तो नॉन बॉन्डिंग की तरह प्रेजेंट होगा। इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इन दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन्स, तो ये नॉन बॉन्डिंग की तरह पड़ा होगा। अगला देखो, ये सिग्मा जीरेड इसके सिग्मा जीरेड से बॉन्ड बनाएगा, एक सिग्मा जीरेड, और इसी का एंटी बॉन्डिंग बन जाएगा, ये है सिग्मा जीरेड का स्टार। इसके बाद ये सिग्मा अनजीरेड एम्प्टी है, इसके सिग्मा अनजीरेड सिमेट्री तो सेम ही होनी चाहिए तभी ये कंबाइन करेंगे, तो ये सिग्मा अनसिमेट्रिकल, ये कंबाइन करेगा अनजीरेड के साथ और ये बन जाएगा सिग्मा अनजीरेड का, और इसी का ही एंटी बॉन्डिंग और हायर एनर्जी का बनेगा, तो ये बन जाएगा सिग्मा स्टार अनजीरेड का एंटी बॉन्डिंग। और ये दोनों जो सिग्मा जो पाई अनजीरेड है ये नॉन बॉन्डिंग की तरह यहाँ प्रेजेंट होंगे, पाई अनजीरेड एंड पाई अनजीरेड। इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग, ये 2 तो इसमें पहले से ही भर दिए थे, 2 यहाँ पे एक्स्ट्रा है अभी और 2 यहाँ पे, टोटल 4 है, टोटल 4 है। और ये वाला कौन सा था, ये सिग्मा जीरेड बना था, बॉन्डिंग वाला, बॉन्डिंग वाला, ये बन जाएगा BeH2 का एमओ डायग्राम। इसमें पूछा था होमो और लूमो और BeH2 मॉलिक्यूल्स कौन से होंगे, तो होमो और लूमो बस देखने हैं। होमो देखो, ये रहा होमो, दिस इज होमो जो कि है सिग्मा अनजीरेड वाला, और ये पाई अनजीरेड वाले हैं लूमो, लूमो है पाई अनजीरेड, तो सिग्मा अनजीरेड होमो है, पाई अनजीरेड लूमो है, सिग्मा अनजीरेड और पाई अनजीरेड, ये रहा सी ऑप्शन करेक्ट। तो पूरा का पूरा एमओ डायग्राम से था। एंड दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी।
अगला देखो, अगले में है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है और सारे के सारे फास्फोरस के हैलाइड्स के स्ट्रक्चर के बेसिस पे है। तो इसमें से PCl5 सॉलिड फेस में डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और PbR5 जो है वो मोनोमर और PI5 जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता बिकॉज आयोडीन लार्जर साइज के हो जाते हैं, स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ जाएगी, मॉलिक्यूल का एग्जिस्टेंस पाया ही नहीं गया है एक्सपेरिमेंटली। तो अब देखो सबसे पहले अगर हम ए ऑप्शन में देखें तो PCl5 की सॉलिड स्टेट में ये डाइमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डाइमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और अगर हम दो PCl5 मॉलिक्यूल से अगर बनाते हैं तो एक PCl4 हमें मिलता है कैटायन और एक मिलता है PCl6 माइनस एनायन। ये स्ट्रक्चर हमें देखने के लिए मिलता है इन द सॉलिड स्टेट। अब इसमें बोला है कि सॉलिड स्टेट में स्क्वायर प्लेनर शेप ऑफ द कैटायनिक स्पीशीज, कैटायनिक है PCl4, PCl4 का शेप देखो फॉस्फोरस 4 क्लोरीन और ये बनाएगा टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर तो यहाँ बनते ही नहीं है भाई, स्क्वायर प्लेनर बनते ही नहीं है। पॉजिटिव साइन से एक जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था वो भी गायब हो जाएगा और इसका टेट्राहेड्रल शेप बनता है। और इसके इसी में ही अगर एनायन की भी बात कर ले तो PCl6 माइनस का तो हमने इससे सिमिलर PbR6 माइनस का भी देखा था। तो इसमें क्या बनता है, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल शेप बनेगा, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल शेप बनेगा क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो स्टीरिक नंबर 6 होगा, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल शेप हो जाएगा इसके एनायन का। तो फर्स्ट में जो बोल रखा है कि स्क्वायर प्लेनर शेप होगा तो ये ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है और इनकरेक्ट ही बताना है। इसके बाद PCl5 इन सॉलिड स्टेट हैज ऑक्टाहेड्रल शेप फॉर इज एनायनिंग स्पीशीज, ऑक्टाहेड्रल ही है इसके एनायनिक स्पीशीज का। तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है और करेक्ट हमें बताना नहीं है, करेक्ट हमें बताना नहीं है। इसके बाद PbR5 की बात करते हैं। नेक्स्ट देखो हम सी ऑप्शन की बात करेंगे जिसमें है PbR5 सॉलिड स्टेट में ये बनता है मोनोमर और मोनोमर है तो PbR5 ये एग्जिस्ट करेगा किस तरीके से, ये एग्जिस्ट करेगा PbR4, ये तो कैटायन बन गया और एक ही Br माइनस, ये एनायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसमें दे रखे सॉलिड स्टेट में ऑक्टाहेड्रल शेप होगा एनायनिक स्पीशीज का। एनायन देख लो, एनायन है सिर्फ इसमें Br माइनस, क्या ये ऑक्टाहेड्रल है, ये तो एक सिंगल मॉलिक्यूल है, इसमें कोई ऑक्टाहेड्रल शेप नहीं बन रहा। दैट मींस दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। और PI5 डज नॉट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, बिल्कुल ठीक है, ये एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि स्टीरिक क्राउडिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। PI5 सॉलिड स्टेट में डू नॉट एग्जिस्ट, इट डज नॉट एग्जिस्ट इन सॉलिड। तो ये लास्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इनकरेक्ट टोटल कितने हो गए, ए एंड सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला सवाल है, अब होमोलूमो नाइट्रोजन में N2 मॉलिक्यूल सिंपल सा है लेकिन इन जनरल हम Z को इंटरमॉलिक्यूलर एक्सिस कंसिडर करते हैं। अगर वही हम Y को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कंसिडर करेंगे तो उस केस में होमोलूमो क्या होंगे, इसका एमओ डायग्राम देखो। इसमें हमें बनाने हैं ये 2p नाइट्रोजन का, दूसरे साइड भी 2p। अब इसमें दोनों साइड हमने नाइट्रोजन ले रखा है, इस नाइट्रोजन के केस में sp मिक्सिंग हो जाती है तो सिग्मा वाला बॉन्ड ऊपर की तरफ और ये पाई वाला नीचे आते हैं एनर्जी में। अब इसको हम परफेक्टली ड्रॉ कर देंगे, इसका एमओ पाई स्टार। तो बॉन्डिंग sp मिक्सिंग हो या ना हो सेम ही रहता है, ये बन गया। अब ये है पाई, ये है सिग्मा और ये है पाई स्टार, ये है सिग्मा स्टार। अब इसमें जो सिग्मा बॉन्ड है अगर हमने यहाँ पे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस Y को कंसिडर किया है दैट मींस सिग्मा बॉन्ड जो बनेगा वो Y एक्सिस में बनेगा क्योंकि सिग्मा में हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, हेड ऑन आएगा तो Y एक्सिस है तो Y एक्सिस पे ही हेड ऑन ओवरलैप होगा और वहीं से ही हमें देखने के लिए मिलेगा सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा जो है अब ये 2pY वाला बना रहा होगा तो बाकी जो 2px है और 2pz है अब बना लेंगे ये पाई। तो इसी के रेस्पेक्टिव में पाई स्टार 2px और 2pz हो जाएंगे और सिग्मा स्टार 2p और ये y वाला हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर दो, टोटल 3 होते हैं नाइट्रोजन में। सारे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करने के बाद होमो और लूमो बताने थे। होमो है 2py वाला, दिस इज होमो
दिस इज होमो, और ये रहा एम्प्टी, दिस इज लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होमो, यानी कि हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसमें से देखो सिग्मा 2p y वाला है होमो, सिग्मा 2p y होमो, और पाई स्टार 2px या फिर 2pz दोनों ही है, तो ये सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि हम अगर ऑर्बिटल इंट्रैक्शन करवा रहे हैं, ये सारे यहाँ पे ऑप्शंस में दे रखे हैं, और उनमें से इंट्रैक्शन के बाद किस में कॉम्बिनेशन में अगर C2 पास करने पे साइन चेंज हो जाएंगे, साइन में चेंज इन साइन इज ऑब्जर्व इफ y इज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, यानी कि साइन में चेंज अगर ऑब्जर्व हो रहा है तो पाई बॉन्ड बनता है तभी साइन में चेंज ऑब्जर्व होता है। तो इसमें एक बात लिख लो कि साइन चेंजेस on applying C2 in case of pi bond। अब इसके हिसाब से हमें सभी में ही चेक करके देखना होगा कि किस केस में साइड वाइज ओवरलैप हो रही है वहीं पाई बॉन्ड बन रहा होगा, और उसी केस में ही C2 अप्लाई करने पे यानी कि 180 डिग्री रोटेट करने पे साइन में चेंज ऑब्जर्व हो जाएगा। अब ऐसा होता क्यों है, देखो जो पाई बॉन्ड बनता है वो p ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से कंबाइन करते हैं, उसमें p ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से कंबाइन करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। इसमें 180 डिग्री रोटेशन करवा दोगे तो क्या होगा कि नेगेटिव ऊपर आएगा, पॉजिटिव नीचे आएगा, तो साइन पलट जाएंगे, इसलिए कहा जाता है कि पाई बॉन्ड को हमें चेक करना होता है। अब सारे के सारे ऑप्शंस देखो, ए ऑप्शन में अब देखो Z ले रखी है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो यहाँ py का इंट्रैक्शन करवाया है, तो अगर ये है Z इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, py इसी एक्सिस के अलोंग ही आएगी बिकॉज y इज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो अगली वाली py भी इसी तरीके से ही होगी। दिस इज py, हेड ऑन ओवरलैप है, हेड ऑन ओवरलैप है, दैट मीन्स ये जो बॉन्ड बनेगा सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और सिग्मा बॉन्ड बना है दैट मीन्स यहाँ पे कोई साइन में चेंज ऑब्जर्व नहीं होगा। अगला देखो बी ऑप्शन में py एंड, अब देखो पहले तो y को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बना लो, py को ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमने py को ड्रॉ कर लिया। अगला है dyz यानी कि ये y एक्सिस है, तो ये इस तरीके से परपेंडिकुलर होगी, x और y के बीच से हम निकाल देते हैं d वाली, ये बन जाएगी d वाली। तो अगर ये मान लो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसमें हम ये पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव इस तरीके से कंसिडर अगर कर लेते हैं, तब भी ये जो एक्सिस है अगर ये py वाली इस तरीके से आ रही है तो इसमें भी सिग्मा बॉन्ड का ही बनेगा फॉर्मेशन, और यहां से तो ये बॉन्डिंग हो रहा होगा और दूसरी साइड से वही लोब एंटी बॉन्डिंग हो रही होगी, तो इसमें से एंटी बॉन्डिंग हो जाएगा, तो एंटी बॉन्डिंग तो ओवरऑल पूरी की पूरी लोब जो है वो खत्म ही हो जाएगी, तो इसमें भी कोई पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं है बिकॉज साइड वाइज ओवरलैप नहीं है, तो बी ऑप्शन भी कट जाएगा। सी में px है, और इसको चलो इधर पे देखते हैं, इधर पे ही देखते हैं, ये है सी ऑप्शन, और इसमें हम y एक्सिस को बनाएंगे। अब इसमें px ले रखा है, दैट मीन्स px होगी कुछ इस तरीके से, ये रहा x डायरेक्शन और ये px लोब है, इसके साथ साथ है xy है, दैट मीन्स x परपेंडिकुलर ही होगी, और dxy है, तो एक सेकेंड, ऊपर वाले में dyz थी ना, तो इसमें हमने y ली थी, तो हमें ये एक्सिस जो है ये z वाली लेनी चाहिए थी, यस z वाली ले लेंगे, वो भी परपेंडिकुलर होगी, तो चेंज तो कुछ भी नहीं होगा, वो भी परपेंडिकुलर ही रहती है, सेम इसके साथ अलोंग में बन जाएगी एक्स वाई वाली, ये हमने बना दी x और y वाली, ये है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। अब इसके सामने देखो, अब ये बन जाएगा परफेक्टली पाई बॉन्ड, ये साथ में इसके सामने है और ये इसके साथ में है, तो ये बन गया पाई बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे साइड वाइज ओवरलैप हुई है, साइड वाइज यानी कि दो लोब आपस में आके, जैसे अगर ये लोब है तो ये आपस में आके इस तरीके से कंबाइन करिए, हेड ऑन में इस तरीके से हेड ऑन ओवरलैप होता है, तो अब इस केस में साइड वाइज ओवरलैप है, पाई बॉन्ड है, तो हम पाई बॉन्ड की ही ढूंढ रहे थे, पाई बॉन्ड मिल गया, यानी कि सी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। अभी लास्ट वाला अगर डी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, ये डी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, तो डी ऑप्शन में ये हमने बनाई y एक्सिस और एक तो ऑर्बिटल s, और s दे दिया, यानी कि s जहां पे है वो तो सिग्मा बॉन्ड ही बनाता है, वो तो पाई बनाता ही नहीं है, ये दो हमेशा ओनली
ओनली फॉर्म्स सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बनाता ही नहीं है। और डी जेड स्क्वायर की बात करें तो डी ये एक्स है, तो अगर ये हमने जेड एक्सिस ले ली तो फिर इसके अराउंड इसमें क्या होता है, ये जेड एक्सिस में ये ओवरऑल ये जेड के अराउंड इस तरीके से डी जेड स्क्वायर है। एक सेकेंड, तो ये हमने यस इसका जेड के अलाउंग ये एक्सिस होती है और ये जेड स्क्वायर ये रही, तो ये आएगी हेड ऑन ओवरलैप ही होगा, सिग्मा बॉन्ड का ही फॉर्मेशन होगा, पॉजिटिव ये है पॉजिटिव। तो ये लास्ट वाले में भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, पाई सिर्फ सी वाले केस में बनेगा। और उसी केस में ही बोला है कि एप्लीकेशन ऑन C2, तो C2 लगाने पे 360 डिग्री रोटेट करने में नीचे पॉजिटिव वाला ऊपर नेगेटिव में चला जाएगा और पॉजिटिव और नेगेटिव वाला एक तरीके से साइन रिवर्स हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब यहाँ पे नंबर ऑफ स्टीरियोकेमिकली एक्टिव लोन पेयर्स, तो इसमें से हम समझ लेंगे, हमने बात करी थी जिनॉन के सिमिलर सेंट्रल एटम होना चाहिए और साइड एटम फ्लोरीन होता है, तब स्टीरियोकेमिकली एक्टिव लोन पेयर निकल के आता है। इस सभी में देखो सबसे पहले तो XeF6 ही दे दिया, इसके साथ साथ है IF6 माइनस और उसके साथ है SeF6 माइनस, ये सारे के सारे फ्लोरीन वाले SeF6 2 माइनस, ये सारे के सारे इक्विवेलेंट है। और इसी के साथ SeBr6 2 माइनस है और SbCl6 3 माइनस। इसमें फ्लोरीन साइड एटम नहीं है, दैट मीन्स स्टीरियोकेमिकली एक्टिव लोन पेयर नहीं होगा। ये जो केसेस है इन केसेस में जिनॉन 8 इलेक्ट्रॉन्स, उसके सिमिलर आयोडीन जस्ट लेफ्ट वाला तो I माइनस उसके सिमिलर हो गया सिलीनियम जिसमें से आ गए 2 माइनस, तो ये सारे के सारे मिलकर के इक्विवेलेंट हैं। तो ये जो सिमेट्री देंगे इन केस में जो लोन पेयर होगा वो स्टीरियोकेमिकली, दैट लोन पेयर विल बी स्टीरियोकेमिकली एक्टिव होगा। और ये जो जहां पे क्लोरीन या ब्रोमीन है कोई भी साइड एटम है तो लोन पेयर स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव निकल के आएगा। और जिस केस में इनएक्टिव लोन पेयर है तो उस केस में परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी। और जिस भी केस में लोन पेयर एक्टिव आता है उस केस में हमारे पास मिलती है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री देखने के लिए मिलती है। और इसके अलावा क्या नाम देते हैं, केप्ड ऑक्टाहेड्रल, एक केपिंग की तरह वो प्रेजेंट होता है। तो ओवरऑल इन सभी में से 3 ऐसे एग्जाम्पल हैं, तो 3 इज द राइट आंसर, 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, इसमें ज्योमेट्री बतानी है, स्ट्रक्चर निकाल के आइसोज्योमेट्रिकल और आइसोस्ट्रक्चरल जो भी पेयर है वो पेयर हमें कमेंट करना है। तो इनमें से कौन सा पेयर है जो आइसोस्ट्रक्चरल भी है और आइसोज्योमेट्रिकल भी है, तो ऑप्शंस को सभी को ही चेक करना पड़ेगा। ए ऑप्शन देखो, ए ऑप्शन में XeOF3 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे, 3 सिग्मा बॉन्ड और ये 7 इलेक्ट्रॉन्स बचे, 7 से 3 सिग्मा बन गए, डबल बॉन्ड 5 बॉन्ड बन गए, तो एक लोन पेयर होगा और ये 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे और एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाला होगा। तो ओवरऑल स्टीरिक नंबर कितना आया, स्टीरिक नंबर आया 5। TBP ज्योमेट्री होगी, तो TBP ज्योमेट्री को पहले बना लेते हैं। फ्लोरीन एक्सियल पोजीशन पे होगा और फिर उसके अलावा एक और फ्लोरीन और ये डबल बॉन्ड O बना दो और इसके साथ में एक लोन पेयर को रख दो, ये बन जाएगी इसका ओवरऑल शेप। ये इसका ओवरऑल शेप होगा जो कि कैसा होगा, ये टी शेप होगा, इसको हम टी शेप भी कह सकते हैं। और साथ में इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7, यस बिल्कुल ठीक है, इसमें पॉजिटिव चार्ज। तो शेप क्या है इसका, शेप है इसका टी शेप और ज्योमेट्री है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। इसी में ही IF4 माइनस आयोडीन में एक और इलेक्ट्रॉन, यानी कि अब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं और 8 इलेक्ट्रॉन्स के साथ 4 सिग्मा बॉन्ड है, 4 और इलेक्ट्रॉन्स बचे यानी कि 2 लोन पेयर हो जाएंगे। तो इसमें स्टीरिक नंबर कितनी आएगी, स्टीरिक नंबर आ जाएगी इसमें 6। स्टीरिक नंबर 6 आ गई तो भाई इसमें ज्योमेट्री ही ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी, ज्योमेट्री ही ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी। तो आयोडीन के अराउंड ये रहे 4 फ्लोरीन। एक सेकेंड, इसमें IF4 में पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है तो एक सेकेंड पॉजिटिव है तो कहानियां बदल जाएंगी, तो फिर कहानियां बदल जाएंगी। अब आयोडीन में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते थे, 7 के बदले अब 1 कम बचे, स्टीरिक नंबर अब 1 से घट जाएगा, 4 सिग्मा बॉन्ड्स बनेंगे और एक लोन पेयर बनेगा, एक लोन पेयर, तो स्टीरिक नंबर मिलके आएगी
5 और 5 है, दैट मीन्स ज्योमेट्री रहने वाली है इसकी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो I और F4 को इसमें अरेंज करें तो फ्लोरीन, फ्लोरीन, ये रहे फ्लोरीन, और एक ये रहा लोन पेयर। शेप इसका बिल्कुल टी शेप ही रहेगा, दिस इज टी शेप ओनली, और इसकी ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो यस, ये जो पहला पेयर है आइसो स्ट्रक्चरल भी है और आइसो ज्योमेट्रिकल भी है, तो फर्स्ट तो करेक्ट होगा, तो इसके हिसाब से बी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। इसके बाद देखो बी ऑप्शन देखेंगे, ये हम दूसरे कलर से देखते हैं। बी ऑप्शन IOF2 पॉजिटिव है, आयोडीन में पॉजिटिव चार्ज, यानी कि अब टोटल 7 से बचे हैं 6 इलेक्ट्रॉन। 6 में से 2 तो हमने सिग्मा बॉन्ड बना ली फ्लोरीन के साथ, एक डबल बॉन्ड बन गया ऑक्सीजन के साथ, 4 बॉन्ड्स बन गए, 5 और 6 एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा, यानी कि स्टीरिक नंबर निकल के आ जाएगा 4। स्टीरिक नंबर 4 है तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनने वाली है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनने वाली है आयोडीन के अराउंड डबल बॉन्ड O, ये है फ्लोरीन और ये है लोन पेयर, और इसमें है पॉजिटिव चार्ज। तो इसका शेप क्या होगा? ये अगर शेप देखो, लोन पेयर हटा दो तो पिरामिडल शेप होगा, इसका पिरामिडल शेप निकल के आएगा, ट्राइगोनल पिरामिडल शेप निकल के आएगा। और ज्योमेट्री क्या है? ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल। इसी में दूसरा मॉलिक्यूल है SOCl2। SOCl2 सल्फर जो है इसके अराउंड होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें 2 डबल बॉन्ड O, ये क्लोरीन बन गया, दूसरा क्लोरीन, एक लोन पेयर बचेगा, ये बन गया SOCl2 का स्ट्रक्चर। शेप इसमें बिल्कुल शेप इसका सेम ही आएगा, पिरामिडल या फिर कह लो ट्राइगोनल पिरामिडल, और इसमें ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल। तो आइसोस्ट्रक्चरल है, आइसोज्योमेट्रिकल है, बी ऑप्शन भी यहाँ करेक्ट होगा। अब C5N4 और C6N4 इसको हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। C5N4 एंड C6N4 इसका स्ट्रक्चर देखो, इसको लिखना चाहो, कार्बन है और इसमें साइनाइड का होल 4 है, इसी तरीके से इसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है और दोनों साइड से फिर है साइनाइड का होल 4। इनको अब लिखेंगे कैसे? कार्बन सेंटर में और साइनाइड टेट्राहेड्रली अरेंज्ड होगा, कार्बन के थ्रू बाइंड होंगे, और ये रहा C5N4 का स्ट्रक्चर। और इस डबल बॉन्ड में 4 हैं, तो ये 4 देखो डबल बॉन्ड आ गया, तो ये साइनाइड 2 ही रिक्वायर्ड होंगे एक कार्बन के लिए, ये रहा दोनों का स्ट्रक्चर। अब ये तो भाई बिल्कुल अलग ही शेप बन गया, और यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ तो ये टेट्राहेड्रल है, तो ये केस तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं होगा आइसोज्योमेट्रिकल और आइसो स्ट्रक्चरल वाला। तो फर्स्ट ये जो सी ऑप्शन है ये इनकरेक्ट हो जाएगा, सी गलत है, तो ये डी ऑप्शन काटो। ए बी तो ठीक ही है। अब ये लास्ट वाला HNO2 और O3 को और चेक कर लेते हैं, HNO2 और O3 को और चेक कर लेते हैं। ये है डी ऑप्शन, HNO2 एंड O3। अब नाइट्रोजन है, इसमें बनते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स, ये देखो हमने 5 बनाए, और इसके अराउंड हम डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बना सकते हैं, और साथ में एक हम हाइड्रोजन बना सकते हैं, और सॉरी इसके साथ साथ एक जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वो अब OH की तरह प्रेजेंट होगा, और ये रहा एक लोन पेयर। स्टीरिक नंबर आ जाएगा इसका 3 है, और इसको शेप को ड्रॉ करोगे तो ये डबल बॉन्ड O और ये OH, और इसके साथ ये जो लोन पेयर है कुछ इस तरीके से इसमें प्रेजेंट होगा। O3 का स्ट्रक्चर तो सभी ने देखा ही होगा, ये डबल बॉन्ड O और ये सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन पेयर होता है जहां 3 बॉन्ड बन गए, उसमें पॉजिटिव चार्ज और उसमें नेगेटिव चार्ज। इसमें जो लोन पेयर होते हैं वो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड की तरह ये अटैच होता है, और ऑक्सीजन के अराउंड टोटल ये 3 बॉन्ड्स हैं, ये 4 हैं, तो 5 6 ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और ये पॉजिटिव चार्ज पूरा यहाँ पे मेंटेन हो गया स्ट्रक्चर। अब ये दोनों में ही आप देख सकते हो, ये जो नाइट्रोजन से ये जो बॉन्ड बना है दिस इज ऑल्सो अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो दोनों का ही शेप क्या है? ये है हमारे पास बेंट शेप है, इसका भी बेंट शेप ही है। और ज्योमेट्री ये तीनों को काउंट करना पड़ेगा, तो ज्योमेट्री हो जाएगी ट्राइगोनल
प्लेनर और दूसरी की भी ट्राइगोनल प्लेनर ही ज्योमेट्री रहेगी। तो लास्ट वाला केस इज ऑल्सो आइसोस्ट्रक्चरल एंड आइसो ज्योमेट्रिकल। तो डी इज ऑल्सो करेक्ट। तो ए बी डी आर करेक्ट। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो इसमें से हमारे पास ऑलमोस्ट आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर्स को हम अप्रोच करते हैं। स्टीरिक नंबर, उसके बाद ज्योमेट्री और उसी पोजीशंस के हिसाब से हम शेप बता देते हैं। तो एक क्वेश्चन से ही इससे रिलेटेड भी एग्जामिनेशन में बॉन्डिंग में पूछता है एग्जामिनर, तो एक क्वेश्चन से ही आपके कवर हो जाएंगे। अगला देखो, अगले क्वेश्चन में है ये x और y वैल्यू बॉन्ड एंगल्स की क्या इसका ऑर्डर होगा 180 डिग्री से 120 डिग्री से कम है या ज्यादा है। आइए देखते हैं। फॉस्फोरस है और ये 3 फ्लोरीन लगा रखे हैं इसके अराउंड, और ये है 2 CH3, ये है CH3, और इस एंगल को बोला है दिस इज x डिग्री। और ये दूसरा इसी में मॉलिक्यूल है, दूसरे मॉलिक्यूल में फ्लोरीन है, ये भी फ्लोरीन है, और इसमें पीछे भी फ्लोरीन है और आगे की तरफ भी फ्लोरीन है, और सिर्फ एक ही CH3 मॉलिक्यूल है। यानी कि ये मॉलिक्यूल्स दोनों के दोनों डिफरेंट हैं, दोनों के दोनों डिफरेंट हैं, और इसमें एंगल दोनों फ्लोरीन्स के बीच में पूछा हुआ है। अब एंगल कैसे बताते हैं, जो हमने P2H4 और P2F4 वाला केस देखा था उससे रिलेटेड ही आंसर आएगा। वही देखो, फॉस्फोर कोई भी एटम से अगर फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, अपने बॉन्ड्स को ये लॉन्गर करता है, दैट मींस अपने बॉन्ड्स में परसेंटेज एस कैरेक्टर को घटा देता है, खुद के बॉन्ड्स में घटाता है। तो ये तीनों फ्लोरीन्स मिल करके अपने बॉन्ड्स को तो लॉन्गर कर रहे होंगे, ये अपने बॉन्ड्स को तो लॉन्गर कर रहे होंगे, परसेंटेजेस घटा रहे होंगे, और ये जो दूसरे CH3 के बॉन्ड्स हैं इन बॉन्ड को शॉर्टर कर रहे होंगे, यानी कि इसमें से परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा होगा इन पर्टिकुलर बॉन्ड्स में। अब दूसरी साइड ये बॉन्ड्स अगर लंबे हो रहे हैं, तो हमने बात करी थी बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर, और ये बॉन्ड एंगल उन बॉन्ड्स के बीच में पूछा गया है जहां भी परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ गया, परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज हो गया, दैट मींस ये थीटा जो एंगल है ये इंक्रीज हो जाएगा, ये एंगल इंक्रीज हो जाएगा। ये थीटा हमने बोल रखा है कि ये एक्स है, और यानी कि इससे ये समझ में आया कि जो एक्स होगा वो रेगुलर जो 120 डिग्री एंगल है उससे ज्यादा निकल के आएगा। अब दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस है, अब ये जो फ्लोरीन है, अब फ्लोरीन उन्हीं फ्लोरीन्स के बीच में पूछा गया है, तो फ्लोरीन क्या करता है, अपने बॉन्ड्स को लॉन्गर करता है, ये हमने देखा था। लॉन्गर यानी कि परसेंटेज एस कैरेक्टर उनमें से इंक्रीज होता है, सॉरी परसेंटेज एस कैरेक्टर डिक्रीज होता है। परसेंटेज एस कैरेक्टर छोटा, जहां भी परसेंटेज एस बढ़ता है वो बॉन्ड छोटे गोल मटोल होने लगते हैं और उनका जो साइज है वो लॉन्ग छोटे होने लगते हैं, दैट मीन्स परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ लंबे होते हैं, दैट मीन्स परसेंटेज एस कैरेक्टर घट रहा है, पी कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो बॉन्ड लंबे होते जा रहे हैं। और इन पर्टिकुलर ये फ्लोरीन के बीच में ही ये बॉन्ड जो है पूछा हुआ है, इस बॉन्ड को बोला है दैट इज y डिग्रीज। अगर ये परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ रहा है तो बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है परसेंटेज एस के, एस घट रहा है तो ये जो एंगल है ये डिक्रीज हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा है, दैट मींस रेगुलर जो 120 डिग्री एंगल है उससे y जो है वो कम रहा होगा। तो y इज लेस देन 120 डिग्रीज अदर, और दूसरी साइड में x जो है दैट इज ग्रेटर देन 120 डिग्रीज, x ग्रेटर देन 120 और y लेस देन 120, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट में पूछा हुआ है स्टेटमेंट रिगार्डिंग BRF5 मॉलिक्यूल कौन सी करेक्ट होगी। BRF5 मॉलिक्यूल में देखो ये 4 ऑप्शंस गिवन है और इसमें बोला है, अगर सबसे पहले तो शेप देखते हैं BRF5 का, ब्रोमीन है, हेलोजन है, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका अगर हम शेप देखेंगे BRF5, ब्रोमीन में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये 5 से तो सिग्मा बॉन्ड बन गए, एक लोन पेयर की तरह प्रेजेंट रहेगा, तो ओवरऑल स्टीरिक नंबर तो इसकी 6 आ जाएगी। तो ज्योमेट्री तो रहेगी ऑक्टाहेड्रल, ज्योमेट्री रहेगी ऑक्टाहेड्रल, तो इसमें फ्लोरीन ये प्रेजेंट है और एक ये रहा लोन पेयर, तो इसकी जो इसका जो ज्योमेट्री होगी दैट विल बी ऑक्टाहेड्रल, लेकिन जो शेप आएगा वो फ्लोरीन्स को देख के स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा, वो स्क्वायर पिरामिडल शेप होगा, ये स्क्वायर के नीचे ऊपर पिरामिड लग रहा होगा फ्लोरीन का। अब बोला इट शोज डबलेट एंड बाइनोमियल कोइंट्रेट एट रूम टेम्परेचर 19 फ्लोरीन NMR का, तो इसमें फ्लोरीन का अगर NMR डेटा देखो, रूम टेम्परेचर यानी कि हाई टेम्परेचर नहीं है, इसके हिसाब से ये देखो ये जो 4 फ्लोरीन्स हैं, ये 4 फ्लोरीन्स जो है, ये जो हमने ग्रीन कलर से फ्लोरीन बनाए हैं, दीज 4 आर सिमिलर,
ये सिमिलर है, ये सारे सिमिलर हैं। और जो हम अगर दूसरा अगर रेड कलर से ड्रॉ करते हैं तो ये जो दूसरा फ्लोरीन है, दिस फ्लोरीन इज एक फ्लोरीन, ये अलग है, ये अलग है। अब जो एक फ्लोरीन है इसको इस चार फ्लोरीन्स की वजह से, चार फ्लोरीन की वजह से n+1 रूल अप्लाई करो, इसको चार फ्लोरीन्स की वजह से ऑब्जर्व होगा अगर n+1 अप्लाई करते हैं, दैट मीन्स 4+1 डिफरेंट एनवायरमेंट में है तो इसको ऑब्जर्व होगा क्विंटेट, क्विंटेट ऑब्जर्व होगा। वही ये जो चार फ्लोरीन्स है उसको एक डिफरेंट सिर्फ फ्लोरीन ही देखने को मिल रहा है, तो इनमें क्या होगा, इसको सिर्फ एक फ्लोरीन की वजह से अगर n+1 अप्लाई करेंगे तो 1+1 यानी कि इनको डबलेट ऑब्जर्व होगा, इनको डबलेट ऑब्जर्व होगा। तो उसमें बोला है कि शोज डबलेट, डबलेट आएगा इन चार फ्लोरीन्स को जो एक डिफरेंट फ्लोरीन ऑब्जर्व हो रहा है उसकी वजह से, और इसी तरीके से क्विंटेट एट रूम टेम्परेचर, तो ये स्टेटमेंट होगा करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट, इट शोज क्वार्टेट एंड ट्रिपलेट एट रूम टेम्परेचर, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। इसके बाद अबव 450 यानी कि हाई टेम्परेचर, याद रखना हाई टेम्परेचर पे ये मॉलिक्यूल हो जाता है फ्लक्सोनियल। एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर ये जो BrF5 मॉलिक्यूल है इट बिकम्स फ्लक्सोनियल मॉलिक्यूल, फ्लक्सोनियल मॉलिक्यूल होता है, दैट मीन्स सारे बॉन्ड्स फ्लक्सोनियल होने का मतलब होता है कि एक्सियल एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड्स का एक्सचेंज हो जाना, एक्सियल इक्वेटोरियल का एक्सचेंज हो जाना, दैट मीन्स ऑल फ्लोरीन्स, जितने भी फ्लोरीन हैं वो सिमिलर हो जाते हैं, ऑल फ्लोरीन्स बिकम सिमिलर, और सारे फ्लोरीन सिमिलर हैं तो उन सभी का मिलके एक ही सिग्नल आएगा, सारे फ्लोरीन का मिलके फिर क्या होगा, एक ही सिग्नल ऑब्टेन होगा, एक्सियल इक्वेटोरियल एक्सचेंज, जिसको हम फ्लक्सोनियल बिहेवियर कहते हैं। तो ये ऑप्शन सी करेक्ट होगा, इट शोज फ्लक्सोनियल बिहेवियर, बिल्कुल ठीक है। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ आर द राइट स्टेटमेंट, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला देखो, अब इसमें से पूछा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट इनमें से कौन सा होगा, तो ये ऑप्शन नंबर 1 में सीधे सीधे बेसिक कैरेक्टर को कंपेयर कराया है। फर्स्ट में देखो R3P और इसमें CH2 माइनस, फॉस्फोरस में प्लस है और NR3 पॉजिटिव और CH2 माइनस, तो ये CH2 माइनस दोनों में कॉमन है, NR3 और PR3 पॉजिटिव में कंपैरिजन करवाया गया है। तो इससे बिल्कुल सीधा मतलब निकलता है अगर नाइट्रोजन भी पॉजिटिव है तो वो तो डोनेट कर नहीं रहा होगा। अब इसमें से ये पोर्शन जो होगा इट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर बेसिसिटी, ये पोर्शन रिस्पॉन्सिबल होगा बेसिसिटी के लिए। अब साइड ग्रुप का क्या रोल होगा, साइड ग्रुप का ये रोल होगा कि जो नेगेटिव चार्ज है ये फॉस्फोरस के वैकेंट डी में, इसके वैकेंट डी में ये बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, ये वैकेंट डी में बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, और बैक बॉन्डिंग हो गई तो अब ये जो लोन पेयर जो भी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है वो अब डोनेट करने के लिए अवेलेबल नहीं है, दैट मीन्स अब ये इसकी बेसिसिटी जो है वो घट जाएगी। इसमें कोई वैकेंट डी नहीं होता, नाइट्रोजन में कोई वैकेंट डी नहीं है, ना ही वैकेंट पी है, या फिर वैकेंट डी लिखने के बजाय ये लिख लो कि इसमें कोई भी नो वैकेंट ऑर्बिटल, नो वैकेंट ऑर्बिटल, कोई वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है, दैट मीन्स अब ये डोनेट करेगा ही नहीं। तो बेसिसिटी का कंपैरिजन करवाना था, तो इसमें बेसिसिटी किसकी ज्यादा होगी, जहां पे बैक डोनेशन हो रहा है इसकी घट गई है तो NR3 वाले की ज्यादा होगी बेसिसिटी। इसमें बोला है कि इसकी इट इज लेस बेसिक देन PHNR2, तो यस इट इज द राइट स्टेटमेंट, तो हमें इनकरेक्ट बताना है। ऑन गोइंग फ्रॉम BF3 टू BF4 माइनस स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ BF बॉन्ड डिक्रीजेस। अब ये किस फैक्टर के बेसिस पे आंसर किया जाएगा, जो BF3 मॉलिक्यूल है, BF3 मॉलिक्यूल जो है इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है सेंटर वाले बोरॉन का, और उसी में हम एक और फ्लोरीन को जोड़ रहे हैं, दैट मीन्स F माइनस। तो अब बोरॉन के अराउंड अब एक इलेक्ट्रॉन आने की वजह से ये BF4 माइनस बन गया, और ये जो बोरॉन है इट इज बिकम्स sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो हाइब्रिडाइजेशन में चेंज हो गया है, ये हाइब्रिडाइजेशन में चेंज हो गया है। परसेंटेज S कैरेक्टर जो है sp3 में परसेंटेज S 25% होता है, sp2 में 33%,
0.3% एस होता है और इस केस में 25% एस कैरेक्टर होता है। परसेंटेज एस हो गया है डिक्रीज। अब परसेंटेज एस का डिक्रीज होना मतलब कि अगर ये देखो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इट इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट के अपॉन में म्यू। और इसमें देखो के है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट के और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ के, बॉन्ड स्ट्रेंथ के, और बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है परसेंटेज एस कैरेक्टर के। अब अगर परसेंटेज एस घट रहा है दैट मींस बॉन्ड स्ट्रेंथ घट जाएगी और स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी घट जाएगी। इसके हिसाब से क्या होगा, परसेंटेज एस घटा तो इसमें क्या होगा कि जो के की वैल्यू होगी, के की वैल्यू जो होगी वो डिक्रीज होगी, दैट मींस स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो बी एफ बॉन्ड है उसकी भी डिक्रीज हो जाएगी। तो अगर हम उसमें मूव कर रहे हैं BF4 माइनस की तरफ तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ बी एफ बॉन्ड डिक्रीजेस, इसमें लिखा है इस BF3 से BF4 जाने पे डिक्रीज हो जाती है, करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में है P2CF3 का होल 4 है हायर PP बॉन्ड लेंथ देन P2F4। बिल्कुल इसी तरीके से आंसर करेंगे जैसे हमने P2H4 वाला केस किया था, बिल्कुल इसी तरीके से ही आंसर आएगा सी ऑप्शन में P2 और इसमें CF3, ये है CF3 और इसी में है CF3 और इसका कंपैरिजन है F से। अब फ्लोरीन तो देखो भले ही CF3 में 3 लगे हैं लेकिन पहला अटैचमेंट तो कार्बन है ना, तो ये जो बॉन्ड्स को लंबे करने की बात होगी ये डायरेक्टली अटैच तो फ्लोरीन है, ये जो पर्टिकुलर बॉन्ड होंगे ये ज्यादा लॉन्गर होंगे तो इसके भी लंबे, कंपैरेटिवली इसके ज्यादा लंबे होंगे, तो ज्यादा लंबे होंगे तो थीटा वैल्यू इसकी डिक्रीज हो जाएगी। तो बॉन्ड एंगल की बात है तो इसमें बॉन्ड लंबे हैं यानी कि परसेंटेज एस कैरेक्टर इसमें डिक्रीज हो रहा होगा और थीटा वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, तो बॉन्ड एंगल P2F4 में कम निकल के आएगा। और उसने बोला है इसमें हायर PP, अच्छा बॉन्ड लेंथ की बात है ना, यहाँ बॉन्ड एंगल तो पूछा नहीं है, PP की बॉन्ड लेंथ के बारे में बात हो रही है। तो अगर ये बॉन्ड लंबे होते हैं तो इसके बगल वाले शॉर्ट हो जाते हैं, ये शॉर्ट हो जाएंगे, तो यस, तो अगर शॉर्ट है तो बॉन्ड लेंथ PP बॉन्ड शॉर्टर होगा, यस एरो बिल्कुल ठीक है, इट हैज हायर PP बॉन्ड लेंथ। तो ये जो है स्टेटमेंट ये भी ठीक है। लास्ट में देखो OSiH3 और OSiPH3 का होल ट्वाइस, इसकी बेसिसिटी को कंपेयर करना है, इसको करते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो OSiH3 का होल ट्वाइस और OSiPH3 का होल ट्वाइस, इन दोनों की बेसिसिटी को करना है कंपेयर। तो अब ऑक्सीजन के अराउंड ये है सिलिकॉन और ये है H3, इसको ओपन करके लिख देते हैं, और ये है H3 और ऑक्सीजन में ये रहा लोन पेयर, और दूसरे वाले केस में ये ऑक्सीजन है Si के साथ लगे हैं 3 फिनाइल रिंग्स, और इसी में ही नेक्स्ट में भी सेम Si 3 फिनाइल रिंग्स ऐड हैं, और ये रहे 2 लोन पेयर्स, ये रहे 2 लोन पेयर्स। अब बेसिसिटी को कंपेयर करवाना है तो ऑक्सीजन से बैक डोनेशन तो दोनों में होगा, बैक बॉन्डिंग तो यहां भी हो रही होगी, दूसरे केस में भी बैक बॉन्डिंग हो रही होगी, लेकिन सिलिकॉन के साथ पीएच लगा हुआ है, पीएच यानी कि ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग का -I कैरेक्टर ये और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स खींच रही होगी अपनी तरफ, तो बेसिक कैरेक्टर घट तो दोनों ही केस में रहा है, केसेस में रहा है, लेकिन पीएच रिंग जहां पे लगी है उस केस में ज्यादा घट जाएगा, तो बेसिसिटी इसकी लेस होगी और SiH3 की ज्यादा निकल के आएगी। तो ऑप्शंस के हिसाब से बोला इट हैज लेस बेसिक, नहीं इट इज मोर बेसिक देन SiPH3, तो लास्ट ऑप्शन ही इनकरेक्ट है, यही सही आंसर होगा, यही सही आंसर निकल के आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये है इसमें होमो एंड लूमो HF2 मॉलिक्यूल, तो अब HF2 माइनस मॉलिक्यूल का भी हम इसमें हेमो डायग्राम को डिस्कस कर लेते हैं। इसका अब हम एमओ डायग्राम देख लेंगे। तो H और F2 हाइड्रोजन और F2 मॉलिक्यूल इन दोनों को ही हमें साथ के साथ देखना है। हाइड्रोजन को अगर मान लीजिए हमने एक साइड ले लिया और F2 मॉलिक्यूल देते हैं, तो F2 मॉलिक्यूल में क्या होगा कि इसके अराउंड जब हम बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे तो p ऑर्बिटल में 2 सिग्मा होंगे और 2 इसमें पाई बन रहे होंगे। तो इसके अराउंड चलो अगर हम एक काम करते हैं, अगर फ्लोरीन को साइड ले लें और हाइड्रोजन को दूसरे साइड ले लें, तो जो फ्लोरीन है
फ्लोरीन है उसमें ये दो हम सिग्मा एक जीरेड होगा, एक सिग्मा अनजीरेड होगा, और ये जो दो पाई बनेंगे, पाई दो इसमें से पाई अनजीरेड बनेंगे और दो पाई इसमें जीरेड वाले फॉर्म हो रहे होंगे। अब ये किस तरीके से हुए, देखो फ्लोरीन में पी ऑर्बिटल जो है, पी ऑर्बिटल इस तरीके से हमारे पास, अगर दोनों फ्लोरीन के मिलाएंगे तो पी में होते हैं 3, तो 3 मिला के दोनों के हो जाएंगे 6, तो वही है ये 1 2 3 4 5 6, और उससे जो पी बॉन्ड में ये जो पी बॉन्ड होता है उसमें से एक सिग्मा बनता है और दो हमारे पास पाई बॉन्ड्स बन रहे होते हैं। तो उसी के अराउंड हमने ये सारे के सारे उसके वैलेंस शेल के लिखे हुए हैं। और हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन एक ही है, दैट मीन्स इसमें एक सिग्मा जीरेड ही बस बन रहा होगा, सिग्मा एक जीरेड ही होगा, क्योंकि इस केस में, एक सेकेंड, यहां वाला कहां गया, यस, ये रहे सिग्मा जीरेड। अब हाइड्रोजन का H2 नहीं है तो एक सिग्मा जीरेड का ही यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जो शेल होगी वही काउंट होगा। इनकी अब मिक्सिंग होगी तो सिग्मा जीरेड वाला कंबाइन कर जाएगा सिग्मा जीरेड के साथ, ये सिग्मा जीरेड के साथ कंबाइन करेगा और इसी का एंटी बॉन्डिंग फॉर्म हो जाएगा सिग्मा जीरेड का स्टार। और बाकी जो सिग्मा अनजीरेड है ये नॉन बॉन्डिंग ही रह जाएगा, ये ऑर्बिटल नॉन बॉन्डिंग ही रह जाएगा, ये सिग्मा अनजीरेड हो गया। और इसी में जितने भी हैं पाई अनजीरेड, ये पाई अनजीरेड और ये पाई जीरेड और पाई जीरेड। अब अनजीरेड पहले क्यों आया, क्योंकि जो पाई का बॉन्डिंग होता है वो अनजीरेड होता है, एंटी बॉन्डिंग जीरेड होता है पाई वाले केस में। अब सभी इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर दो तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स F2 से हमें कितने मिलेंगे, F2 से फ्लोरीन के एक में होते हैं 5, तो इससे 10 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे, इससे हमें एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो टोटल 11, और एक माइनस चार्ज है तो टोटल हमें यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल कर दिए। अब होमो एंड लूमो कौन से हैं, होमो और लूमो कौन कौन से हैं, ये है होमो, दिस इज होमो जो कि है पाई जीरेड वाला, और ये रहा लूमो जो कि है सिग्मा जीरेड वाला। सिर्फ इतना पूछा था कि जीरेड होगा या अनजीरेड, तो ये भी जीरेड है, ये भी जीरेड है, दोनों ही जीरेड सिमेट्री के हैं, दोनों ही जीरेड सिमेट्री के हैं। तो इसका आंसर होगा जीरेड और जीरेड, बोथ जीरेड इसका आंसर होगा। होमो और लूमो जो है बोथ आर जीरेड। वैसे तो सिग्मा स्टार होता है वो अनजीरेड होता है, लेकिन ये जीरेड ऑर्बिटल्स का फॉर्म हुआ है तो एंटी बॉन्डिंग जीरेड वाला ही होगा। तो ये सारे के सारे दोनों के दोनों जीरेड निकल के आएंगे। तो ये रहा HF2 का डायग्राम। इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन भी पूछता है तो इस डायग्राम के थ्रू आप इजिली बता सकते हो। तो यहाँ पे हमने काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए केमिकल बॉन्डिंग के। आई होप आपके लिए लेक्चर बेनिफिशियल रहा होगा। मिलते हैं फिर एक और मोस्ट एक्सपेक्टेड के साथ। थैंक यू सो मच।